हेलो नमस्कार। वेलकम टू कोड ऑफ नॉलेज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे हम इसमें, जो कि 2011 में मेंस हुआ था। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और पेपर का पैटर्न नंबर कैसे क्या मिलता है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये कोई भी पेपर आप देते हैं, चाहे वो हिंदी हो, कोई भी आप पेपर दे रहे हैं कोई भी, तो उसमें आपको ये ज़रूर पढ़ना है। और उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन की तरफ एक बार आप इसे अपनी जो होता है ना सरसरी निगाह से ज़रूर देखें। उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका एस्से का। तो आपको एस्से राइटिंग करनी है, जो कि 25 नंबर का है ये। और इसमें ये 3 टॉपिक दिया हुआ है: दहेज प्रथा, वर्तमान शिक्षा, भ्रष्टाचार। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स पे जनरली पूछा जाता है। तो उसमें अच्छा, एक टॉपिक आप इसमें और ऐड कर लीजिए कि रिजर्वेशन के बारे में भी कभी कभार पूछ लेता है। और तो ये सारे जो हैं आपके मेन मेन टॉपिक हैं, उसमें फिर ये एक दो क्वेश्चन उसमें ऐड करके आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसे जो कि आपको तैयार करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ये अनसीन पैसेज का। तो अनसीन पैसेज में देखिए, इसमें आपको एक पैसेज दिया होगा और उसके बाद आप उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपको उसके लिए एक टाइटल लिखना होगा, फिर कुछ शब्द अंडरलाइन किए होंगे, उसका आपको मीनिंग बताना होगा। और उस पूरे जो पैसेज है उस पैसेज का आपको अपने शब्दों में शॉर्ट में ही आपको लिखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर नंबर का भी ध्यान रखना है कि नंबर देखिए इसमें, जैसे ये शॉर्ट में आपको बता रहा है कि आप इसके बारे में लिखिए, तो यहाँ पे ये सिर्फ 3 नंबर का है। ठीक है, फिर जो आपका अंडरलाइन वर्ड होगा वो आपका 5 नंबर का होगा, तो उसको आपको थोड़ा और अच्छे से बताना है। टाइटल आपका 2 नंबर का है। टाइटल के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा टाइटल ढूंढना है, बहुत शॉर्ट में ही आपको ढूंढना है। वो 1 शब्द का भी हो सकता है, 2 शब्द का भी हो सकता है। तो आपको इसे 2 से 3 बार अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये पैसेज मैं पढ़ चुकी हूँ, तो इसमें जो है वो बार बार साहित्यकार के सृजन के बारे में बता रहे हैं कि एक साहित्यकार को कैसे साहित्य का सृजन करना चाहिए। तो इसका जो सुटेबल टाइटल हो सकता है वो या तो साहित्यकार सिर्फ हो सकता है, या उसका साहित्य का सृजन हो सकता है कि साहित्यकार और उसका सृजन। ठीक है, या फिर साहित्यकार और कला हो सकती है, साहित्यकार की कला हो सकती है। इस तरीके से जो भी आपको समझ में आए आप उसका एक सुटेबल टाइटल दीजिए। अच्छा, टाइटल जो है वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इसे पढ़ने पर सबके अलग अलग तरीके से अपने विचार हो सकते हैं, तो वो अलग अलग ही होंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सिनोनिम्स लिखने हैं अमृत, आकाश, कमल, कामदेव और पृथ्वी का। तो इसके सबके आपको 4 4 सिनोनिम्स बनाने हैं। और तो अमृत का सबसे पहले आप लिखेंगे कि सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। देखिए, मैं आपको ना ऐसे सिनोनिम्स इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये किसी के नाम से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी कोशिश ये करिए कि आपको, क्योंकि बहुत सारे सिनोनिम्स पढ़ने होंगे, ज़रूरी नहीं कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें से ही कोई आ जाए। तो जब आपको बहुत सारे सिनोनिम्स पढ़ने हैं, सेम ऐसे ही आपके एंटोनिम्स के लिए हैं, आप जो तद्भव तत्सम पढ़ते हैं, तो उसको उस तरीके से जोड़ कर पढ़िए कि आपको वो चीज़ें याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो अब अमृत है, तो अमृत का जैसे मैंने आपको 4 बता दिया। अब आकाश आ गया, तो आकाश का व्योम, शून्य, नभ, गगन, अंबर। ठीक है, तो व्योम भी नाम होता है, नभ भी नाम होता है, गगन, अंबर लोग नाम रखते हैं। शून्य नाम तो नहीं रखते होंगे बेसिकली, लेकिन बट हाँ ये है कि ये एक नंबर है तो नंबर से याद हो सकता है। उसके बाद कमल है, तो जलज, नीरज, सरोज, अरविंद, पंकज, अम्बुज, ये सारे के सारे नाम होते हैं। बेसिकली इन सब में जा 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 करके नाम होता है जो कमल का सिनोनिम्स है। फिर कामदेव, मदन, मनोज, केतन, रति, प्रति, कंदर्प, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। फिर हो गई पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, धरती और अग्नि। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो ये शब्द दिए हुए हैं इनका अर्थ लिखना है और उसको अपने शब्दों में आपको उसे वाक्य का प्रयोग करना है। तो अनुशीलन पहला शब्द है। तो अनुशीलन का मीनिंग होता है सतत तथा गंभीर प्रयास, या फिर आप इसको नियमित अध्ययन भी लिख सकते हैं। और इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं, देखिए ये क्या है कि ये कोई फिक्स वर्ड तो है नहीं कि यही इसमें से ही कुछ आने हैं। ये कुछ भी पूछ सकता है और उसका मीनिंग, तो ये आपको पेपर सॉल्व करने से, कुछ अपने प्रैक्टिस से ही आपको आएगा।
तो इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप हिंदी न्यूज़पेपर की रीडिंग करें और हिंदी की किताबें पढ़ें, और या फिर आप जैसे लॉ की पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी में इन सब सारे शब्दों का प्रयोग ज़रूर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अनुशीलन का मतलब मैंने आपको बताया कि नियमित अध्ययन। तो इसका प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं कि परीक्षा के लिए परीक्षार्थी अपने अध्याय का अनुशीलन कर रहे हैं। दूसरा शब्द है ग्लानि। अब ग्लानि का मतलब होता है खेद या पश्चाताप करना। ठीक है, जैसे हम जनरली कहते हैं आत्मग्लानि। हम बहुत सारे, अगर आपको याद हो तो जब भी हम पुराने रामायण महाभारत देखते थे तो उसमें ये वर्ड वो ज़रूर यूज़ करते थे जब भी उनको किसी बात का पश्चाताप करना होता था। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मुझे इस बात की ग्लानि है कि मेरी वजह से आपको कष्टों का सामना करना पड़ा या आपको बहुत परेशानी हुई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुरोध। तो अनुरोध का मतलब होता है निवेदन करना, किसी से विनय करना। ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है। तो उसमें ये है कि मैं कुछ भी आप लिख सकते हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ तो वो मेरे अनुरोध पर मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करेंगी, या मैं पिताजी आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि मुझे फला जगह जाने का परमिशन दे दें, या इस तरीके से कुछ भी जो भी आपको समझ में आए। फिर हो गया अन्वेषण। अन्वेषण के लिए मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसमें विवेचना शब्द दिया था जिसका मतलब होता है अन्वेषण। तो वहाँ पर आपको विवेचना लिखना है, सेम यहाँ पर आप इसका अन्वेषण लिख दीजिए। फिर सौजन्य हो गया। तो सौजन्य के भी कई सारे मतलब हैं कि आप उसको उदारता बता सकते हैं, अनुकंपा बता सकते हैं, करुणा बता सकते हैं कि मेरे शिक्षक के सौजन्य से ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ, या उनकी उदारता की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। इस तरीके के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विलोम पर है, जिसमें कि अल्पज्ञ, अतिवृष्टि, निंदा, आस्तिक, वरिष्ठ, ये इतने शब्द हैं। तो अल्पज्ञ का जो है एंटोनिम्स होता है बहुज्ञ। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। निंदा का होता है स्तुति या प्रशंसा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ कोई वर्ड ऐसा कुछ खास जो टफ होगा वो मैं ज़रूर आपको लिख के बता दूंगी कि उसे कैसे लिखना है। और आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक, और वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि इन शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। तो ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ठीक है, तो लब्ध प्रतिष्ठित का जो शुद्ध रूप होता है वो लब्ध प्रतिष्ठ होता है। ठीक है, ये होता है लब्ध प्रतिष्ठ। फिर मंत्रिमंडल का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है, ऐसे लिखना है आपको, मंत्रिमंडल। ये इसका शुद्ध रूप है। पूजनीय का शुद्ध जो शब्द होगा वो होगा पूजनीय या फिर पूज्य। ठीक है, उसके बाद आगामी है। तो आगामी का शुद्ध रूप आगामी होता है, आ पर आ की मात्रा होती है। फिर प्रदर्शनी का जो शुद्ध रूप होता है वो ये होता है प्रदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शिनी नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। देखिए 2011 में ये आया था क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद से पैटर्न चेंज हो गया और इसकी जगह तद्भव तत्सम आने लगा है। तो अब इसमें दिया हुआ है तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पानी के लिए एक शब्द, ये बेसिकली वो शब्द होते हैं जो इनसे मिलते जुलते आपके शब्द होते हैं। जैसे कहीं जगह पर पानी को जल लिख दिया जाता है या नीर लिख दिया जाता है, तो कहने का मतलब ये है। फिर पीला को पीत लिख देते हैं, छाता का छत्र हो जाता है, महीना का मास लिख देते हैं, भभूत का मतलब भस्म हो सकता है, राख हो सकता है। इस तरीके से इसको लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कि वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द। बेसिकली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो इसके लिए जो लिखा हुआ है कि जो कुछ नहीं जानता है तो उसका मतलब होगा अज्ञानी या अज्ञ। जो शरण में आया है, देखिए इसमें दो तरीके का शब्द होगा, आप इससे कंफ्यूज मत करिएगा। जो शरण में आया है और एक होता है कि जो किसी की शरण में आया है। तो जो शरण में आया है वो शरणागत हो जाएगा, जो किसी की शरण में जाएगा वो शरणार्थी हो जाएगा। इसमें दो शब्द हैं, दोनों ही आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। फिर जीने की इच्छा जो होगी वो जिजीविषा होगी। यहाँ पर ये जीने की इच्छा है, कई जगह अगर आप इसको सर्च करेंगे तो जीने की प्रबल इच्छा होगी जिसको जिजीविषा कहते हैं। तो ये दोनों एक ही हैं। फिर जंगल की आग दावानल होगी। ठीक है, फिर सिंह को वाहन बनाने वाली सिंह वाहिनी। ओके,
अब नेक्स्ट इसमें है कि निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध रूप बताना है। तो शुद्ध रूप में आपको देखिए, बेसिकली शुद्ध रूप वो होते हैं जैसे आप कभी किसी शब्द को प्रोनाउंस करें और जब आप उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं तो वो अगर सुनने में या लिखने में अगर आपको थोड़ा सा अजीब लगे, अटपटा लगे, तो उस शब्दों को इसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो यही होता है। वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके लिए आपको पूरा हिंदी पढ़ना पड़ेगा कि उसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि कुत्ता दरबान की तरह दुम हिलाता दरवाजे पर खड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो ये शब्द दिया गया है आपको इसी को जोड़कर ही बनाना। आप इसमें से कुछ शब्द हटा भी सकते हैं और कुछ शब्दों को ऐड ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुत्ता दरबान की तरह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुत्ता दुम हिलाता दरवाजे पर दरबान की तरह खड़ा रहता है। ठीक है, या आप दरबान की तरह हटा सकते हैं या दुम हिलाता भी हटा सकते हैं कि कुत्ता दरबान की तरह दरवाजे पर खड़ा रहता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि मेरा नाम श्री राम कुमार जी है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा नाम श्री राम कुमार है या मेरा नाम राम कुमार है। मैं सोती नींद से जाग पड़ा, तो मैं सोती हुई नींद से जाग पड़ा। मेरा ग्वाला असली गाय का दूध लाता है। देखिए, अब असली गाय का दूध, गाय है तो वो असली ही होगी। ठीक है, तो मेरा ग्वाला असली गाय का दूध लाता है, या तो ये हो सकता है कि मेरा ग्वाला गाय का दूध लाता है या फिर मेरा ग्वाला गाय का असली दूध लाता है। मैं नित्य प्रातःकाल के समय टहलता हूँ, तो इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा कि मैं प्रतिदिन प्रातःकाल के समय टहलता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको इन मुहावरों का अर्थ लिखना है पहले और उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो अर्थ आपको पता होगा तो आप वाक्य प्रयोग भी आसानी से कर लेंगे। तो अगर मगर करना, ठीक है, टाल मटोल करना कि जैसे मान लीजिए देखिए, नाम तो आपको किसी का लिखना नहीं है, तो इस तरीके से हो सकता है कि मैं जब भी अपने उधार के पैसे तुमसे मांगता हूँ तो तुम अगर मगर करके टाल देते हो। ठीक है, तुम हमेशा अगर मगर करने लगते हो। आग बबूला हो जाना, बहुत अत्यधिक क्रोधित हो जाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक है, कि परीक्षा में पुत्र को विफल होते देख पिता आग से बबूला हो गए। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती होना, कि बुरे समय पर बहुत सारे लोग आस्तीन के सांप हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना। तो ये आप किसी लेखक से जोड़कर लिख सकते हैं कि उन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत अच्छा कलम तोड़ कर लिखा है। फिर 9-2-11 होना मतलब आंख बचाकर भाग जाना। तो इसका सीधा बहुत इजी सा बन जाएगा कि चोर जो है वो पुलिस की नज़रों से 9-2-11 हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका भारत में आरक्षण का औचित्य विषय पर। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप आरक्षण पर भी अपना ऐसे तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं और फिर आपको एक जो है ये लेटर लिखना होता है। तो लेटर भी मैंने आपको बताया, देखिए 10 नंबर का है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि इस तरीके से आपको लिखना है कि आपका जो समाचार पत्र का संपादक है वो आपके लेटर को छापने के लिए जो है वो हो जाए, तैयार हो जाए। तो उसमें आपको इसमें समस्या के समाधान के लिए निवेदन करना है कि क्या क्या समस्या है आपके इसमें जो भी बता रहा है। ठीक है, तो ये था 2011 का पेपर जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।